हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉलेज मेट एकेडमी। आज की इस क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंस। अब देखिए, इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं। जब इकोनॉमी में गुड्स मार्केट, मनी मार्केट और बीओपी मींस बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये तीनों चीजें इक्विलिब्रियम में होती हैं, उस पॉइंट पर हमारी इकोनॉमी में एक्सटर्नल और इंटरनल इक्विलिब्रियम यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस होता है। देखिए, गुड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग आईएस कर्व का यूज करते हैं। अगर आपने आईएस कर्व नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप पहले प्लेलिस्ट में जाके आईएस कर्व पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं आईएस कर्व के बारे में बताऊंगा, बट उतना ही बताऊंगा जितना इस वीडियो के लिए जरूरी है। मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को हम लोग एलएम कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। एलएम कर्व भी आप पढ़ लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। और बीओपी इक्विलिब्रियम, बीओपी इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग बीपी कर्व का यूज करते हैं। अब चलिए इन तीनों को एक करके समझते हैं। देखिए, गुड्स मार्केट को हम आईएस कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं और आईएस कर्व कुछ इस तरह से होता है। हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इनकम को दिखाते हैं, वर्टिकल एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को दिखाते हैं। एलएम कर्व कुछ इस तरह से होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इनकम यानी वाई को दिखाया जाता है, वर्टिकल एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को दिखाया जाता है। और बीपी कर्व कुछ इस तरह से होता है। अब इस वीडियो में आईएस कर्व, एलएम कर्व के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। डिटेल में आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना कि इस क्लास को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो आईएस कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट करता है, और वो राइट वर्ड शिफ्ट कब करता है। आईएस कर्व दो केस में राइट वर्ड शिफ्ट करेगा। एक, जब नेट एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट को हम एन एक्स नोट करेंगे, और ये इंक्रीजिंग के लिए साइन यूज करा है हम लोगों ने। और आईएस कर्व राइट वर्ड शिफ्ट करेगा जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम जी से नोट करते हैं। अगर नेट एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये दोनों इंक्रीज होते हैं या इन दोनों में से कोई भी एक इंक्रीज होता है तो आईएस कर्व इस तरह से राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा। एलएम कर्व राइट वर्ड शिफ्ट करेगा अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई को एमएस से नोट करेंगे, ये राइट वर्ड शिफ्ट इस तरह से हो जाएगा। LM1 तो मैंने आपको बता दिया इस कर्व कब शिफ्ट करेगा, एलएम कर्व शिफ्ट करेगा। अब देखिए, ये है बीपी कर्व। यहां पर भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इनकम को दिखाया गया है, वर्टिकल एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को दिखाया गया है। आप पहले से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं ये थोड़ा सा रफ कर देता हूं। अब इस कर्व को ही समझते हैं डिटेल। देखिए, ये बीपी कर्व है। अब ये बीपी कर्व क्या बता रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इनकम है, वर्टिकल एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये बीपी कर्व जब ड्रॉ करा जाता है जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में होता है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में है तो बीपी कर्व रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम को। एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम का मतलब है एक्सटर्नल बैलेंस। एक्सटर्नल बैलेंस जब होता है जब ग्लोबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आर स्टार, ये डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर होता है। ये जो आर स्टार है, ये आर स्टार, ये इंटरनेशनल या ग्लोबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और ग्लोबल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारे डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम आर लिखते हैं, कि इक्वल होगा, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जब ग्लोबल रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस आर स्टार डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर होगा तो एक्सटर्नल सेक्टर इक्विलिब्रियम में होगा। और अगर ऐसा होता है तो इकोनॉमी में कोई कैपिटल मोबिलिटी नहीं होगी, यानी कि जो कैपिटल है ना तो वो हमारी कंट्री से बाहर जाएगा, ना ही कैपिटल हमारी कंट्री के अंदर आएगा।
अगर ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है तो इसको हम लोग एक्सटर्नल बैलेंस या एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब देखिए, ये इनकम है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आईएस कर्व है। मैंने आईएस कर्व, एलएम कर्व आपको अलग अलग बताए थे। अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये हमारा इक्विलिब्रियम इनकम है, ये हमारा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इंटरनल इक्विलिब्रियम। इंटरनल इक्विलिब्रियम निकलती है गुड्स मार्केट और मनी मार्केट से, जब ये दोनों मार्केट एक इक्वल होती हैं, या फिर आप कह सकते हो आईएस कर्व, एलएम कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमारी इंटरनल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन अचीव हो जाती है हमारी कंट्री में। अब ये बीपी कर्व जो था ये एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम इसी डायग्राम में बीपी कर्व भी बना दें ऐसे, तो देखिए एलएम कर्व, आईएस कर्व, बीपी कर्व। जब आपका आईएस कर्व, एलएम कर्व, बीपी कर्व ये तीनों इक्वल होते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इस पॉइंट पर ही हमारी कंट्री में इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस होता है। तो मैं आपको यहां तक बता चुका हूं कि इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस क्या होता है। अब नेक्स्ट चीज है कि ये जो बैलेंस है, इंटरनल बैलेंस और एक्सटर्नल बैलेंस, ये हमेशा रहता नहीं है, इसमें चेंजेस होते हैं। और जब ये इक्विलिब्रियम, जो इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस की सिचुएशन है, वो डिस इक्विलिब्रियम में आ जाती है, तो फिर हम इसको ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे ये समझते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि आपका बीओपी इक्विलिब्रियम में नहीं है, डिस इक्विलिब्रियम में है। जब बीओपी डिस इक्विलिब्रियम में होगा तो फिर दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक बीओपी डेफिसिट में हो, या फिर आपका जो बीओपी है वो सरप्लस की सिचुएशन में हो। ये दोनों ही डिस इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, हमें इनको ठीक करना होगा और उसको ठीक करके बीओपी को दोबारा इक्विलिब्रियम में लाना होगा। अब इसको दोबारा इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हम एक मैकेनिज्म का यूज करते हैं, एक एडजस्टमेंट होता है, और वो एडजस्टमेंट होता है चेंज इन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में चेंज होता है। एक्सचेंज रेट में चेंज देखिए कैसे होता है। अगर हमारा बीओपी डेफिसिट में है तो फिर हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है यानी इंडियन रुपी, वो डेप्रिशिएट होगा, यानी डोमेस्टिक करेंसी में डेप्रिशिएशन देखने को मिलेगा। और ये डेप्रिशिएशन जब तक होगा जब तक बीओपी इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। ऐसे ही अगर बीओपी हमारा सरप्लस में है तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी यानी इंडियन रुपी में एप्रिशिएशन होगा। और ये एप्रिशिएशन तब तक होगा जब तक बीओपी इक्विलिब्रियम में, बीओपी हमारा सरप्लस से इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। तो बीओपी अगर डिस इक्विलिब्रियम में होगा तो अब ध्यान रखना, डेफिसिट की कंडीशन में कंट्री डेप्रिशिएट हो जाएगी, और सरप्लस की कंडीशन में हमारी जो करेंसी है वो एप्रिशिएट हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस नहीं है तो गवर्नमेंट इसको कैसे ठीक करेगी। आप इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। देखिए,
अगर इक्विलिब्रियम नहीं है, हम ये मान के चलते हैं हमारी कंट्री में रिसेशनरी ट्रेंड्स हैं, और इस रिसेशनरी ट्रेंड्स को ठीक करने के लिए दो पॉलिसी होती हैं। एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी जिसको आरबीआई ऑपरेट करता है। एक फिस्कल पॉलिसी होती है जिसको इंडियन गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम हमें अचीव करना है। अगर डिसइक्विलिब्रियम है तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इफेक्टिव होगी, यानी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करने से फायदा होगा। और जो फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी होगी इनइफेक्टिव। अब देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इकोनॉमी में हमें इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस को अचीव करना है रिसेशन की कंडीशन में या फिर इन्फ्लेशन की कंडीशन में, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की कंडीशन है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मतलब होता है जब डॉलर का प्राइस यानी कि फॉरेन करेंसी का प्राइस डिमांड और सप्लाई के बेस पे निकाला जाता है, डिटरमाइन करा जाता है, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करती है। टॉपिक यही है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंस इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज के रेट के केस में हमें फिस्कल पॉलिसी यूज नहीं करनी चाहिए, ये इनइफेक्टिव होगी, और मॉनेटरी पॉलिसी यूज करनी चाहिए, इफेक्टिव होगी। तो क्वेश्चन ये है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के केस में इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस के लिए हमें फिस्कल पॉलिसी यूज करनी चाहिए या फिर मॉनेटरी पॉलिसी यूज करनी चाहिए। तो हमें यूज करनी चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी क्यों यूज नहीं करनी चाहिए, ये इनइफेक्टिव क्यों होगी, ये भी अभी समझते हैं। देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमी में रिसेशनरी ट्रेंड है और मॉनेटरी पॉलिसी उसे करेक्ट करने के लिए यूज करी जा रही है। हम कंट्री में एक इनिशियल कंडीशन लेते हैं, वो इनिशियल कंडीशन ये है, ये आपका वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इनकम है, वर्टिकल एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपका आईएस कर्व है, और ये आपका एलएम कर्व है, और ये आपका बीपी कर्व है। ये तीनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है हमारी कंट्री ऑलरेडी इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस की सिचुएशन में है। ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम का लेवल, ये हो गया इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट का लेवल। अब हमने जो केस लिया है वो रिसेशनरी ट्रेंड का है। रिसेशनरी ट्रेंड के अकॉर्डिंग अब गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी तो आरबीआई यूज करता है ना, आरबीआई ऑपरेट करता है। तो रिसेशन की कंडीशन को ठीक करने के लिए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करा जाएगा। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है रिसेशन है, उसको ठीक करना है, ठीक करने के लिए मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करी जाती है रिसेशन को ठीक करने के लिए, और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग मनी सप्लाई बढ़ाई जाती है। अब हम समझेंगे अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, पूरा प्रोसेस क्या होगा, एडजस्टमेंट क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगा। सबसे पहले तो देखिए कि मनी सप्लाई बढ़ने का इम्पैक्ट एलएम कर्व पे पड़ता है। मैंने अभी आपको बताया भी था, जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो जो आपका एलएम कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट करता है। पहली चीज ये लिख लीजिएगा, एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट, ये लिखता चलिएगा। पहला इंपैक्ट ये होगा, इससे ना आपको याद रखना आसान हो जाएगा। मनी सप्लाई का पहले इंपैक्ट है एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। तो एलएम कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं, ये हमारा एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया LM1।
अब देखिए पहले इकोनॉमी इस पॉइंट पर थी, ई पॉइंट पर ये इक्विलिब्रियम था। अब इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम नहीं है। अब आईएस कर्व एलएम कर्व पहले यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे थे, इस पॉइंट पर आपका आईएस कर्व, एलएम कर्व और बीपी कर्व तीनों इक्वल थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे, इसलिए ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का था। बट अब ये तीनों पॉइंट तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब देखिए बीपी कर्व यहाँ ऊपर है, आईएस कर्व एलएम कर्व यहाँ पर है, तो ये पॉइंट आ गया, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं है। अब इनकम का लेवल ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि अब हमें इक्विलिब्रियम को दोबारा कैसे अचीव करना है, हम दोबारा इस सिचुएशन में कैसे आएंगे। तो देखिए एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होने का इंपैक्ट क्या हुआ। एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होने के दो इंपैक्ट हुए हैं। पहला, रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया है, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया, तो मनी सप्लाई का पहला इंपैक्ट तो पड़ा एलएम कर्व का, एलएम कर्व पर। दूसरा इंपैक्ट पड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, घट गया। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट के क्या इंपैक्ट होंगे। ये जो तीसरा इंपैक्ट है मनी सप्लाई इंक्रीज होने का, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे हम लोग। पहला इंपैक्ट तो ये होगा, हमारी कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया। देखिए ये है ग्लोबल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी इंटरनेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है हमारी कंट्री के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमारी कंट्री का रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां से निकलता है, जहां पे आईएस और एलएम कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ बीपी कर्व कहीं नहीं है, अगर बीपी कर्व भी यहाँ पर होता तो इक्विलिब्रियम होता एक्सटर्नल सेक्टर में भी। अब हमारा इंटरनल सेक्टर तो इक्विलिब्रियम में है, बट एक्सटर्नल सेक्टर इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री का रेट ऑफ इंटरेस्ट अब घट गया है ग्लोबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के कंपेयर में। अब क्या होगा, हमारी कंट्री में क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया है, तो हमारी कंट्री से जो इन्वेस्टर थे, जो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे थे या जिन्होंने हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रखा था, अब वो हमारी कंट्री से स्विच करेंगे बाहर की कंट्रियों में। देखिए सीधी सिंपल सी बात है, इन्वेस्टर का मतलब होता है अपने रिटर्न से, उन्हें जहां ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो वहां स्विच कर जाएंगे। क्योंकि हमारी कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलहाल कम हो गया है, तो यहाँ से पैसा जाएगा बाहर, इन्वेस्टर यहाँ से अपना पैसा निकाल के ले जाएंगे। तो उससे होगा क्या, इससे जो कैपिटल है वो बाहर जाएगी, उसका आउटफ्लो होगा। जब कैपिटल का आउटफ्लो होगा, जब कैपिटल बाहर जाएगी तो क्या होगा, देखिए जब कैपिटल बाहर जाती है तो बीओपी का कैपिटल अकाउंट, मैं यहाँ थोड़ा रफ कर देता हूँ, मुझे थोड़ा सा लिखना है। देखिए आप लोगों ने बीओपी पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा हो तो पढ़ लीजिएगा, फिलहाल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जितना जरूरी है। बीओपी के दो पार्ट होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट, ठीक है। तो जब कैपिटल का आउटफ्लो होगा तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा कैपिटल अकाउंट में, और बीओपी का जो कैपिटल अकाउंट है वो वर्स हो जाएगा। वर्स का मतलब है कैपिटल अकाउंट्स में जो पैसा था कम होने लगेगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट होने लगेगा। ये वो, अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है तो इसका इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट पे पड़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने से इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ता है, अगर आपने ये भी नहीं पढ़ रखा है या आपको नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आईएस कर्व का कांसेप्ट पढ़िएगा, वहां पे अच्छे से समझा रखा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ा होगा, यहाँ पे समझाना नहीं है वो, आपको भी आंसर में एग्जाम में सिर्फ आपको पता होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इनकम उससे कई गुना बढ़ जाती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का इंपैक्ट पड़ा इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट का इंपैक्ट पड़ा इनकम पे, और जब हमारी कंपनी में इनकम बढ़ती है तो फिर इंपोर्ट भी बढ़ जाता है। एम का मतलब है इंपोर्ट, ये बात आप समझ लीजिएगा।
देखिए अगर हमारी कंट्री में लोगों की इनकम बढ़ने लगेगी तो क्या होगा, वो इंपोर्टेड चीजें यूज करेंगे, बाहर की चीजें यूज करेंगे, इंपोर्ट बढ़ने लगेगा। और जब इंपोर्ट बढ़ता है तो बीओपी का जो करंट अकाउंट होता है वो वर्स हो जाता है, यानी उसमें भी पैसा डेबिट होने लगता है। अब देखिए मनी सप्लाई का पहला इंपैक्ट पड़ा एलएम कर्व पे, एलएम कर्व का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट का इंपैक्ट पड़ा कैपिटल पे भी, इन्वेस्टमेंट पे भी, तीसरा इंपैक्ट है। और कैपिटल का इंपैक्ट पड़ा कैपिटल बीओपी के कैपिटल अकाउंट पे, और ये इन्वेस्टमेंट का इंपैक्ट पड़ा करंट अकाउंट पे। बीओपी का कैपिटल अकाउंट भी वर्स, करंट अकाउंट भी वर्स, इसका मतलब है हमारा जो टोटल बीओपी है वो ही वर्स हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो बीओपी है वो डेफिसिट की कंडीशन में आ गए। अब इस डेफिसिट को दोबारा हमें इक्विलिब्रियम में पहुंचाना है। आप यहां तक नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब देखिए यहां तक तो मैं आपको समझा चुका हूं कि बीओपी डेफिसिट में है, और मैंने आपको ये बताया था अगर हमारा बीओपी डेफिसिट में होगा तो हमारी जो कंट्री की करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी, डेप्रिशिएशन हो जाएगा हमारी अपनी करेंसी में। जब हमारी करेंसी में, सॉरी मैं जरा इंक डाल लेता हूं, मार्कर में इंक खत्म हो गई है। तो देखिए हमारी जो करेंसी है उसमें डेप्रिसिएशन हो जाएगा। डेप्रिसिएशन का मतलब है हमारी कंट्री की जो करेंसी थी उसकी वैल्यू कम हो गई, यानी रुपए की वैल्यू कम हो गई है। तो जब हमारे रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारे लिए जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट करना महंगा हो जाएगा, और जब इंपोर्ट करना महंगा हो जाएगा तो इंपोर्ट को हम लोग कम कर देंगे, इंपोर्ट को एमसी नोट करते हैं। दूसरी तरफ जब रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी, रुपए की वैल्यू कम होने से बाहर के लोगों के लिए हमारी चीजें सस्ती हो जाएंगी, वो हमसे चीजें खरीदेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। अब देखिए इसका टोटल रिजल्ट क्या निकलेगा जब इंपोर्ट घटता है और एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। हमारा जो नेट एक्सपोर्ट होता है, नेट एक्सपोर्ट हमारा बढ़ जाता है। नेट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और मैंने आपको बताया था आईज कब शिफ्ट कर जाता है, नेट एक्सपोर्ट के बढ़ने से। तो जैसे ही नेट एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारा आईज कर्व राइट वर्ड शिफ्ट करेगा, और ये तब तक शिफ्ट करेगा जब तक ये तीनों चीजें इक्वल ना हो जाए। यानी ये आईएस कर्व आप ऐसे शिफ्ट करोगे इस पॉइंट तक, इस पॉइंट पे देखिए तीनों इक्वल हो जाएंगे, ये हमारा नया आईएस कर्व आया। अब इस पॉइंट पे आईएस कर्व, एलएम कर्व, बीपी कर्व तीनों इक्वल हो गए, यानी कि हम लोगों ने अब इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस को अचीव कर दिया है। अब इस पूरे प्रोसेस के 3 कंक्लूजन निकलते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, लिख लीजिएगा। देखिए इस पॉइंट पर क्या हुआ है, इस पॉइंट पे हम नए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे आ गए, यहां से यहां पर। और यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये ई था, इसको हम E2 मान लेते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, देखिए इसे रफ कर देता हूं, नोट कर लीजिए, यहां थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, ये E2 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से अब दोबारा वापस यहां पर आ गया है। तो 3 कंक्लूजन क्या है लिख लीजिए। पहला कंक्लूजन ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट रिस्टोर हो जाएगा ओरिजिनल लेवल पर। दूसरा कंक्लूजन ये है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बढ़ जाएगा। तीसरा कंक्लूजन ये है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इफेक्टिव है। वो इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि हम रिसेशन में थे और इनकम बढ़ गई है, इनकम बढ़ने से वो रिसेशन ठीक हो गया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, वो अपनी ही जगह पर है। तो हमारा यही ऑब्जेक्टिव था कि हम मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करके रिसेशन से बाहर निकले, और रिसेशन से बाहर निकलने के लिए हमें इनकम बढ़ानी जरूरी थी, जो हम कर चुके हैं।
अब हम समझेंगे कि जो फिस्कल पॉलिसी है, मैंने कहा था इसका कोई फायदा नहीं होगा यहाँ पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की कंडीशन में। क्यों? क्योंकि वो इफेक्टिव ही नहीं होगी। अब वो इफेक्टिव क्यों नहीं होगी ये समझते हैं। अब हम समझेंगे अगर कंट्री में रिसेशनरी ट्रेंड है तो फिस्कल पॉलिसी को कैसे यूज करा जाएगा और उसका क्या इम्पैक्ट होगा। मैंने पहले ही बता दिया उसको कोई इम्पैक्ट होगा नहीं, बस ये प्रूव कर देंगे, ये समझेंगे। देखिएगा रिसेशन की कंडीशन है इकोनॉमी में और गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को यूज करती है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ाएगी। गवर्नमेंट के खर्चे को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ेंगे तो इसका पहला इंपैक्ट पड़ेगा आईएस कर्व पे। मैंने आपको बताया था आईएस कर्व शिफ्ट करता है दो सिचुएशन में, जब नेट एक्सपोर्ट बढ़ता है या फिर जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, आईएस कर्व शिफ्ट करेगा राइटवर्ड, इसको राइटवर्ड शिफ्ट कर देते हैं ये। अब आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो देखिए अब आईएसएलएम कर्व पहले यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे थे इस ई पॉइंट पर, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पहले वाला ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट है इनकम का, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पर आ गई है इकोनॉमी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया यहाँ पर R1 फॉर एग्जांपल, इनकम आ गई है यहाँ पर Y1। इज इट क्लियर? अब हम इक्विलिब्रियम में नहीं है, ई पॉइंट पर नहीं है, यहाँ पर है। अब हम यहाँ पे बीपी कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इंटरसेक्शनल सेक्टर तो इक्विलिब्रियम में है बट एक्सटर्नल सेक्टर इक्विलिब्रियम में नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आईएस कर्व और एलएम कर्व तो इक्वल है, यानी इंटरनल इक्विलिब्रियम तो है बट बीपी कर्व इक्वल नहीं है, इसलिए एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम नहीं है। अब हम एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम कैसे लेके आएंगे समझिए। मैं ये रफ कर रहा हूँ क्योंकि डायग्राम बड़ा घिचपिच हो जाएगा, थोड़ा सा और यहाँ पे बनाना है। आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब ये है अब इन्वेस्टर हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि यहाँ पर उनको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमारी कंट्री के अंदर कैपिटल आएगी, कैपिटल का इनफ्लो होगा। जब कैपिटल का इनफ्लो होगा तो बीओपी का कैपिटल अकाउंट इंप्रूव कर जाएगा। क्यों? यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में पैसा आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो पहला इंपैक्ट ये हुआ पहला। अब बात करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने का दूसरा इंपैक्ट क्या होगा। दूसरा इंपैक्ट होगा ये, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर के थ्रू इनकम बढ़ती है। जब इनकम बढ़ेगी तो हम इंपोर्ट बढ़ाएंगे, जब इंपोर्ट बढ़ाएंगे तो हमारा बीओपी का करंट अकाउंट वर्स हो जाएगा क्योंकि पैसा बाहर जाएगा करंट अकाउंट के थ्रू। अब यहाँ पर देखिए हम ये मान के चलते हैं कि जो बीओपी में इंप्रूव हुआ है वो बीओपी के कैपिटल अकाउंट में जो इंप्रूव हुआ है वो बीओपी की करंट अकाउंट में जितना वर्ष हुआ है उससे ज्यादा है। यानी बीओपी के कैपिटल अकाउंट में जितना पैसा आया है और बीओपी के करंट अकाउंट से जितना पैसा गया है, तो जो मनी आई है वो जाने वाली मनी से ज्यादा है। ओवरऑल रिजल्ट ये निकलेगा, ओवरऑल हमारा बीओपी इंप्रूव कर जाएगा। जब हमारा बीओपी ओवरऑल इंप्रूव करेगा, पहले नोट कर लीजिए, बीओपी इंप्रूव करने का मतलब है अब हमारा बीओपी आ गया सरप्लस में। मैंने आपको ये पहले ही बताया था, अगर बीओपी सरप्लस में आएगा तो हमारी जो करेंसी है उसमें अप्रिसिएशन हो जाएगा, यानी रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब रुपए की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे लिए इंपोर्ट करना सस्ता हो जाएगा, हम इंपोर्ट बढ़ा देंगे। दूसरी तरफ बाहर के जो लोग थे उनके लिए हमारी चीजें महंगी हो जाएंगी तो एक्सपोर्ट घट जाएगा। इसका टोटल इंपैक्ट पड़ेगा नेट एक्सपोर्ट पे, हमारा नेट एक्सपोर्ट घट जाएगा। जब नेट एक्सपोर्ट घटेगा तो देखिए आईएस कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। मैंने आपको बताया था ना आईएस कर्व नेट एक्सपोर्ट के बढ़ने पर राइटवर्ड शिफ्ट करता है, तो नेट एक्सपोर्ट के घटने पे किधर शिफ्ट करेगा? लेफ्टवर्ड। तो ये जो पहले आगे शिफ्ट हुआ था ये दोबारा वापस आएगा यहाँ पर। हम लोग यहाँ से आ गए थे, दोबारा वापस यहीं पर आ जाएंगे, ये आ गए। इनकम लेवल भी वापस आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वापस आ गया, यानी कि देखिए कोई इम्पैक्ट ही नहीं हुआ। तो देखिए सिचुएशन में क्या हुआ है, हमारी फिस्कल पॉलिसी का कोई भी इम्पैक्ट हुआ ही नहीं। नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल पहले जो था अब भी वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले जो था अब भी वही है, यानी कि हम रिसेशन को बीट करने के लिए
फिजिकल पॉलिसी का यूज कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे रिसेशन को बीट करा जाए और इनकम का लेवल बढ़ जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्यों नहीं? फाइनली हम करते 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 हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाया, पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से आईएएस का राइटवर्ड भी शिफ्ट हुआ। फाइनली रिजल्ट ये आया कि नेट एक्सपोर्ट कम हो गया और आईएएस का दोबारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, तो आगे गया था फिर वापस आ गया, यानी फिजिकल पॉलिसी का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की कंडीशन है और हमें इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस को बनाना है और रिसेशन की कंडीशन है या फिर इन्फ्लेशन की कंडीशन है, तो फिजिकल पॉलिसी का यूज नहीं करना है, हमें मॉनेटरी पॉलिसी को ही यूज करना है। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।